Can you hear me? देखिए स्टूडेंट्स क्यों इतने कम हैं, आज तो बिल्कुल ही 4 स्टूडेंट्स हैं। सॉरी मुश्तबा, सॉरी, वो 5 हैं। मैं आई करेक्ट, मैं सिर्फ 4 नहीं है, अच्छा 5 हैं। चलिए जितने भी हैं लेक्चर अब लेते हैं, अब क्या करें। देखिए मुश्तबा, ऐसी बात है ना कि मैंने तो ए सेक्शन ए वालों को कहा है कि कल मैं क्लास लूंगा। देखिए ए वालों को तो मैंने कहा है कि कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। लेकिन ए में होते हैं कभी 19 होते हैं, कभी 20 होते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दें, ए वालों की तो मैंने क्लास लेनी है, अगर आप लोग कहते हैं तो ले लूंगा। हाँ जी, मुश्तबा के अलावा। अबू जर, आप क्वेश्चन बैंक इंशाल्लाह ईद के बाद ही करेंगे, ठीक है। चलिए मैं, ठीक है, ठीक है, कल कल नहीं है क्लास, ओके ठीक है, कल नहीं लेते क्लास। नहीं, फती फातिर नहीं होता, कोर्स इंशाल्लाह नहीं अफेक्ट होता, कोर्स कंट्रोल में है। बस ठीक है, कल फिर क्लास नहीं है, ओके। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है, आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट फॉर। लेकिन आप लोगों को याद होगा तो चैप्टर नंबर 1 में जब मैं आपको गुड्स करवा रहा था, जब हम कंजम्पशन कर रहे थे, तो कंजम्पशन में मैंने आपको पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स का टॉपिक करवाया था। देखिए ड्यूरेबल गुड एक ऐसा गुड है ना कि जिसको कंज्यूम करने के लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। अ ड्यूरेबल गुड कैन बी कंज्यूम्ड ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि फैन है या चेयर है, ठीक है, या वाइट बोर्ड है या बेड है, तो इसको हम एक बहुत लंबे अरसे तक यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ और तरह के भी गुड्स हैं जिनको पेरिशेबल गुड्स कहा जाता है। पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स हैं कि जिनको यूज करने के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड है और आपने विद इन दैट टाइम पीरियड उसको यूज करना है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पीरियड में उसे यूज नहीं करेंगे तो वो इस क्वालिटी के नहीं रहेंगे कि उनको यूज किया जा सके, क्योंकि ये पेरिश हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। अब जब आप मार्केट से फ्रूट परचेज करके लाते हैं तो आपने उसको एक हफ्ते में या मैक्सिमम 2 हफ्तों में आपने कंज्यूम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड का डिफरेंस है। अभी तक हम जो मार्केट इक्विलिब्रियम कर रहे थे, जो प्राइस मैकेनिज्म हमने किया है, जहां पे हम सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व बनाकर मार्केट प्राइस को डिटरमिन करते थे, दैट वाज फॉर ड्यूरेबल गुड्स, ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए है, ठीक है। पेरिशेबल गुड के केस में ये जो मैकेनिज्म है ना, ये थोड़ा सा
मुख्तलिफ है। तो एक तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है, आप कह सकते हैं कि ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर अब फर्क क्या है दोनों में क्या फर्क है, तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या लिखे, देखिए बात इस तरह है ना कि जहां तक पेरिशेबल गुड्स की डिमांड का ताल्लुक है तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है एंड इट कंटिन्यूज टू बी रिलेटिवली इनइलास्टिक। लेकिन सप्लाई जरा यहाँ पे स्पेशल है। सप्लाई के केस में क्या है पेरिशेबल गुड्स के लिए कि टू बिगिन विद इनिशियली पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होती है, लेकिन आफ्टर अ वाइल जो सप्लाई है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक से परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने आपको टोमेटोज की एक मिसाल दी थी ना कि अगर मार्केट में टोमेटो की प्राइस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर एक लिमिट तक तो सप्लाई को बढ़ा सकता है, लेकिन उस लिमिट के बाद प्रोड्यूसर को सप्लाई बढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है टोमेटोज का वो फेयरली लॉन्ग है। तो अगर आपकी फसल अभी कच्ची है
तो आप ओवरनाइट तो उसको नहीं पका सकते ना। इसका मतलब है कि एक पॉइंट आएगा जहां पे प्राइस जो है बढ़ेगी, मगर आपके लिए सप्लाई को बढ़ाना फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो उस पॉइंट पे जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। जैसे ही आपकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगी, तो सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक मैं कह रहा हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। जैसे ही आपकी सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक होगी, तो जो आपका प्राइस मैकेनिज्म है वो सप्लाई पे डिपेंड करना छोड़ देगा और एंटायरली जो है सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम जरा एक ग्राफ की सूरत में बनाते हैं, उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप इस ग्राफ को जरा गौर से देखें। देखिए, डिमांड कर्व में तो कोई मसला नहीं है ना, डिमांड कर्व तो हम इसी तरह बनाते हैं, लेकिन ये जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व जो है ये हमने पहली दफा इस तरह बनाई है। आप लोग देख रहे हैं कि शुरू में जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये रिलेटिवली इनलास्टिक है, लेकिन एक पॉइंट के बाद, और उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इस पॉइंट के बाद जो सप्लाई कर्व है ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। तो जब सप्लाई का वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन गई, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गई, ये परफेक्टली इनलास्टिक हो गई। अब ये जो मैंने ग्रीन डॉट लगाया है ना, इस तक जो प्राइस मैकेनिज्म है वो डिमांड पे भी डिपेंडेंट है, वो सप्लाई पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि इस ग्रीन डॉट तक सप्लाई भी चेंज हो रही है, डिमांड भी चेंज हो रही है। यानी कि हमने यहाँ पे ये जो प्राइस डिटरमिन की हुई है ना, जिसको हम P1 कह रहे हैं, ये वाली प्राइस, ये जो P1 कह रहे हैं, इस P1, ये P1 जो प्राइस है ना, ये सप्लाई पे भी डिपेंडेंट है और डिमांड पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन जब एक दफा आपकी जो सप्लाई है ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाए, तो फिर जो प्राइस मैकेनिज्म है वो सप्लाई पे डिपेंड करना छोड़ देगा और इंटायरली डिमांड पे डिपेंड करना शुरू कर देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो प्राइस P2 से P3 हुई है, हमारी प्राइस जो P2 से P3 हुई है, ये किस वजह से हुई है? क्या ये इस वजह से हुई है कि सप्लाई में चेंज आए? आप मुझे बताएं कि ये जो हम P2 से P3 पे गए हैं, क्या इसकी ये वजह है कि सप्लाई चेंज हुई है? पहले मुझे इस बात का आंसर दें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
कैन यू पीपल हेयर मी? तो फिर आप लोग मुझे बताएं ना, ये जो मैंने आपके सामने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, इसमें ये जो प्राइस P2 से P3 हुई है, क्या इसकी ये वजह है कि सप्लाई में चेंज आया है? तो आंसर है नहीं, इसकी ये वजह नहीं है, क्योंकि सप्लाई जो है यहाँ पे परफेक्टली इनलास्टिक हो चुकी है। तो ये जो प्राइस P2 से P3 हुई है, इसकी वजह ये है कि डिमांड में एक राइज हुआ है। ठीक है, डिमांड में क्या हुआ है? डिमांड में राइज हुआ है। तो हम यही पे कह रहे हैं, ठीक है, कि एक दफ़ा जब सप्लाई जो है परफेक्टली इनलास्टिक हो जाएगी, तो जो प्राइस मैकेनिज्म है वो सप्लाई पे डिपेंड करना छोड़ देगा और इंटायरली डिमांड पे डिपेंड करेगा। जिसका मतलब ये है कि जो सप्लाई जब परफेक्टली इनलास्टिक हो जाए, तो फिर प्राइस को सप्लाई नहीं चेंज करेगा, फिर प्राइस उसी वक्त चेंज होगी अगर डिमांड में कोई चेंज हो रही है। ठीक है, इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर से बना देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखिए परफेक्टली, ये जो पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल गुड्स के केस में क्या होगा ना, कि इनिशियली जो आपकी सप्लाई है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, बट आफ्टर अ पॉइंट ये क्या हो जाएगी? आफ्टर अ पॉइंट ये हो जाएगी परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने ग्राफ बनाया है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है कि जो सप्लाई है ये रिलेटिवली इनलास्टिक है, मगर ये जो ग्रीन पोर्शन अब मैं बनाऊंगा, ये ग्रीन पोर्शन जो है ये शो कर रहा है कि अब सप्लाई जो है ये क्या है, ये परफेक्टली इनलास्टिक है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब तक सप्लाई रिलेटिवली इनलास्टिक है, तो जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, जो प्राइस मैकेनिज्म है, वो सप्लाई पे भी डिपेंड करेगा और डिमांड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो प्राइस अब यहाँ पे मैंने बनाई है, ये जो मैंने प्राइस बनाई P1, तो ये डिमांड पे भी डिपेंडेंट है और सप्लाई पे भी डिपेंडेंट है। लेकिन जब एक दफ़ा जो आपकी सप्लाई है ये क्या हो जाए, ये परफेक्टली इनलास्टिक हो जाए, तो फिर जो प्राइस मैकेनिज्म है वो डिमांड पे, सप्लाई पे डिपेंड करना छोड़ देगा और इंटायरली जो है डिमांड पे डिपेंड करेगा। उसको समझाने के लिए मैंने आपको ये कहा कि एक प्राइस ले लेते हैं P2 और इसको ले लेते हैं P3। तो ये जो P2 से P3 का चेंज है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड के चेंज की वजह से है, क्योंकि अब तो सप्लाई नहीं चेंज हो रही। तो दोबारा वही बात कि जब एक दफ़ा सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाए, तो प्राइस मैकेनिज्म सप्लाई पे डिपेंड करना छोड़ देता है और इंटायरली और सोली डिमांड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपके पास है द मार्केट फॉर पेरिशेबल गुड्स, या डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये लिख ले लास्ट पॉइंट। अतौला P1 और P2 की डिटर्मिनेशन में सप्लाई ने भी अपना रोल प्ले किया है और डिमांड ने भी अपना रोल प्ले किया है, क्योंकि P2 तक सप्लाई भी चेंज हो रही है और डिमांड भी चेंज हो रही है। लेकिन P2 से आगे जब भी प्राइस चेंज होगी, क्योंकि P2 पे सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक हो गई, तो P2 से आगे अब जब प्राइस चेंज होगी तो वो सिर्फ डिमांड करेगी, वो सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि सप्लाई P2 से आगे चेंज ही नहीं हो सकती। P2 पे सप्लाई जो है वर्टिकल हो गई है। वर्टिकल होने का मतलब ये है कि अब जो सप्लाई है ये चेंज नहीं हो रही।
हो गया। अच्छा देखिए, हमारे पास ये जो अगला टॉपिक है ना, ये बुक में तो पेज नंबर 90 पे है, डायनामिक डिमांड एंड सप्लाई। इसमें जो पहली चीज हमने डिस्कस कर दी है वो है प्राइस स्टेबिलिटी। ये देखा गया है ना कि कुछ मार्केट्स में जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है, ये कुछ गुड्स की प्राइस है वो स्टेबल रहती है, उसमें कोई फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता। लेकिन हमारे पास कुछ मार्केट्स ऐसी भी हैं, कुछ कमोडिटीज ऐसी भी हैं जिनकी प्राइसेस रोजमर्रा की बुनियाद पर चेंज होती हैं। तो ये क्यों है, क्यों ऐसा है कि एक मार्केट में प्राइस स्टेबल है और एक में बहुत वोलाटाइल है? वोलाटाइल का मतलब है चेंजिंग ऑफन, जब प्राइस ज्यादा चेंज हो रही है तो उसको आप वोलाटाइल कहेंगे। अब ये जो चीज है ना, ये डिपेंड करती है ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर किसी एक मार्केट में आपके पास जो डिमांड की इलास्टिसिटी है और जो सप्लाई की इलास्टिसिटी है, अगर तो वो इलास्टिक है, इलास्टिक डिमांड और सप्लाई के केस में प्राइस जो है स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर किसी मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है
अगर वो इनइलास्टिक है तो उस मार्केट में जो प्राइस है वो क्या होगी, वो वोलाटाइल होगी, उसमें प्राइस जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ज़रा ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। इस पेज वाली जो थ्योरी है आप लोगों ने लिख ली है? अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दो ग्राफ बना के दिए हैं। आप जरा इन दोनों ग्राफ्स को मुझे देखकर बताएं कि इन दोनों ग्राफ्स में क्या फर्क है। देखिए जो पहला ग्राफ है ना, पहला ग्राफ, उसमें सप्लाई कर्व क्या है? आप देख रही हैं पहला जो ग्राफ है ना, उसमें सप्लाई कर्व फ्लैट है। अगर तो सप्लाई कर्व जो है वो फ्लैट है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से जो P1 और P2 का चेंज है वो बड़ा कम है। P1 P2 का स्प्रेड बहुत कम है, यानी कि इस मार्केट में जो प्राइस का चेंज है वो कम है। अब जो दूसरी मार्केट है उसमें जो सप्लाई कर्व है तो वो क्या है, वो स्टीप है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो सप्लाई है वो क्या है, वो इनइलास्टिक है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आप देख रहे हैं कि द चेंज
ठीक हो गया। तो हमने क्लियरली देख लिया ना कि जब आपने सप्लाई कर्व को फ्लैट बनाया या इलास्टिक बनाया तो प्राइस का चेंज कम है, और जब इन इलास्टिक बनाया तो प्राइस का चेंज ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इलास्टिक होती है तो प्राइस स्टेबल रहेगी, और जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो प्राइस जो है वो वोलेटाइल रहेगी। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है? इस वाले ग्राफ्स में कोई क्वेश्चन है? अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये तो हमने सप्लाई को फ्लैट और स्टीप बनाया है। अब जरा डिमांड को फ्लैट एंड स्टीप बना के देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है।
इस ग्राफ की आपको समझ आ रही है? देखिए दो सप्लाई कर्व्स बनाई हुई है ना, S1 और S2 करके। पहले ग्राफ में डिमांड को मैंने जरा फ्लैट रखा है, यानी कि ये डिमांड जो है इलास्टिक है। तो जब इलास्टिक डिमांड है तो हम देख रहे हैं कि जो प्राइस का चेंज है फ्रॉम P1 टू P2 ये बहुत स्मॉल है, यानी कि इलास्टिक डिमांड के केस में जो प्राइस है वो स्टेबल है। दूसरे ग्राफ में उसी तरह S1 S2 बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड है उसको इन इलास्टिक बनाया है। तो यहाँ पे जो प्राइस का चेंज है फ्रॉम P1 टू P2 ये काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है अगर इन इलास्टिक डिमांड हो तो फिर प्राइस क्या होगी? फिर प्राइस वोलेटाइल होगी। इस चीज़ की समझ आई है आप लोगों को? बस ये जो नीचे लिखा है ना ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक दफा देख लेते हैं। ये जो सबसे आखिर में मैंने लिखा हुआ है दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या लिखा है कि द चेंज इन प्राइस or price volatility will be the greatest when both elasticity of demand and elasticity of supply is inelastic। यानी कि अगर ऐसा होना कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी इनइलास्टिक है और जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो भी इनइलास्टिक है, तो फिर जो प्राइस का चेंज है वो ग्रेटेस्ट होगा। और जैसे जैसे इलास्टिसिटी में ये जैसे जैसे इलास्टिसिटी ज्यादा इन इलास्टिक होती जाएगी तो जो प्राइस का चेंज है वो भी ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है बफर स्टॉक्स की। क्योंकि आप लोग मुझे बताएं कि क्या प्राइस स्टेबिलिटी किसी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा? क्या प्राइस स्टेबिलिटी गवर्नमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है? क्या गवर्नमेंट ये चाहती है कि इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहें? तो हमें पता है कि भाई ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है ना, ये प्राइस स्टेबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, द ग्रेटेस्ट हर्डल फेसिंग देम, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इज द वोलेटिलिटी ऑफ प्राइसेस। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो प्रेजेंट गवर्नमेंट पे यही है ना कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, प्राइसेस में किसी किस्म की भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो हमें पता है कि भाई हर गवर्नमेंट के लिए जो प्राइस स्टेबिलिटी है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्पेशली ये जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं इनकी प्राइसेस तो जरूर स्टेबल रहनी चाहिए। अब गवर्नमेंट के पास एक स्कीम है या गवर्नमेंट के पास एक मेथड है
जिसकी मदद से प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सकता है, उस स्कीम का नाम है बफर स्टॉक स्कीम। यदि कि बफर स्टॉक स्कीम असल में एक ऐसा मेथड है कि जिसको गवर्नमेंट यूज करके इकोनॉमी में प्राइसेस को स्टेबल रख सकती है। और इस मेथड में हम किस चीज का यूज करते हैं? हम कमोडिटी स्टोरेज करते हैं, यानी कि कमोडिटी को स्टोर करके कमोडिटी को स्टोर करके हम इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस को स्टेबल करते हैं। ठीक है। अतौल्ला ये मार्केट की इम्परफेक्शन की वजह से है। ठीक है। फिर कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, अभी जरा ये टॉपिक कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, उस ग्राफ को आप लोग गौर से देखें।
आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप जरा इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में जो डी है ना, डी, ये क्या है? ये है डिमांड कर्व, और इनिशियल जो सप्लाई कर्व है वो है S1। तो अगर आप S1 को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर तो जो प्राइस है वो P1 है। लेकिन इस ग्राफ पे क्या हो रहा है, किसी वजह से जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो गई है राइट पे, यानी कि सप्लाई जो है वो ज्यादा हो गई है और वो S2 पे चली गई है। ठीक है। अ, अब इसकी मिसाल ये है ना कि जैसे अगर हम वीट की मिसाल लें, तो हम कहते हैं कि भाई ये जो वीट है ना, इस वीट की एक बम्पर क्रॉप हुई है, यानी कि एक अब क्या हुआ कि मौसम इतना बेहतरीन रहा, वक्त पे बारिश हुई, वक्त पे धूप निकली, कि भाई वीट की बहुत अच्छी क्रॉप हुई है। तो वीट की बहुत अच्छी क्रॉप होने की वजह से जो सप्लाई है वो बढ़ गई है, तो हम S1 से S2 पर आ गए हैं। मगर चूंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है तो प्राइस कम होके P2 पे आ गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये P2 वाली जो प्राइस है ये इतनी कम है कि इस पे फार्मर जो है ये सेलिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लॉसेस का सामना है। ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है इस सूरत हाल से बहुत परेशान है, और गवर्नमेंट क्या करती है कि इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए वो जो प्राइस मैकेनिज्म है, उस प्राइस मैकेनिज्म को सस्पेंड कर देती है। ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म को सस्पेंड करती है और अपनी तरफ से एक प्राइस मुकर्रर कर देती है, जिस प्राइस को वो लोग कह रहे हैं क्या, पी मिन, मिनिमम प्राइस। यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि नॉट कंसिडरिंग द डिमांड एंड सप्लाई, द मिनिमम प्राइस एट विच द कमोडिटी विल बी सोल्ड इज पी मिन। ठीक है। आपको ये समझ आई कि ये जो पी मिन है ये इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं है, ये गवर्नमेंट ने सेट की है। तो जो प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की हो उसे हम रेगुलेटेड प्राइस कहते हैं। ये मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा है कि इन द मार्केट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस। जो पहली प्राइस है उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है जो मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है, और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्वांटिटी, डिमांडर और सप्लायर आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन एक दूसरी प्राइस भी है जिसे हम रेगुलेटेड प्राइस कहते हैं। रेगुलेटेड प्राइस वो प्राइस है जिसका डिमांड एंड सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो प्राइस है इट इज सेट और डिटरमिन्ड बाय द कौन, बाय द गवर्नमेंट। तो आप ऊपर वाले में देखें कि ये जो मिनिमम प्राइस है ये क्या है, ये एक रेगुलेटेड प्राइस है। ठीक है। ये फार्मर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। मगर चूंकि ये रेगुलेटेड प्राइस है ना, तो इस प्राइस पे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो आपस में इक्वल नहीं है। क्या मतलब है, आप देख सकते हैं कि पी मिन पे जो डिमांड है वो इस पॉइंट पर है। ठीक है। आपकी जो डिमांड है ना वो यहाँ पर है, देखिए ये मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो है क्वांटिटी डिमांडेड, मगर जो सप्लाई है वो यहाँ पर है, इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये है QS। तो हम कह सकते हैं कि एट पी मिन क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो ये तो फार्मर का इंटरेस्ट नहीं प्रोटेक्ट हुआ, क्योंकि उसका जो गुड है वो तो अनसोल्ड रह रहा है। तो ये जो एक्सेस है, दिस एक्सेस विल बी परचेस्ड बाय गवर्नमेंट एंड स्टोर्ड। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एक्सेस है इसको परचेज कर लेगी, और परचेज करके इसको अपने पास स्टोर कर लेगी। ठीक है। स्टोर क्यों करेगी, स्टोर इस वजह से करेगी कि मुस्तकबिल में अगर कभी क्या हो रहा, मुस्तकबिल में कभी इकोनॉमी के अंदर वीट की एक शॉर्टेज पैदा हो, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए, तो गवर्नमेंट ये जो वीट जिन्होंने स्टोर की हुई है इसको वापस मार्केट में बेच देगा, और प्राइस जो है ये क्या हो जाएगी, वापस थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि क्या आप देख रहे हैं कि ये जो बफर स्टॉक स्कीम है, अच्छा पहली बात तो ये कि ये जो एक्सेस है ना, इस एक्सेस को हम बफर कह रहे हैं। ये जो एक्सेस है इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बफर भी कह सकते हैं।
तो आप देख रही हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ये जो एक्सेस है या ये जो बफर है जो गवर्नमेंट ने सेव किया हुआ है, इनिशियली ये प्राइस को ज्यादा कर रही है। इनिशियली क्या हो रहा है, ये प्राइस को ज्यादा कर रही है, कहां से कहां तक, P2 से P min तक। लेकिन अगर मुस्तकबिल में कभी क्या हो जाए, शॉर्टेज हो जाए और प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये प्राइसेस को क्या करेगी, प्राइसेस को कम करेगी। यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में इस बफर को यूज कर रही है टू कीप प्राइसेस मोर और लेस कॉन्स्टेंट। हाँ जी बताइए, समझ में आए? मुश्तबा उसकी वजह ये है ना, गवर्नमेंट, मुश्तबा उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट प्राइस को P2 पे नहीं छोड़ सकती। प्राइस को P2 पे नहीं छोड़ा जा सकता ना, फिर तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, वो वीट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो P2 इतना कम है ना, P2 इतना कम है कि गवर्नमेंट जो है, ये जो फार्मर है, ये आगे कभी भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। और ये पाकिस्तान की इकॉनमी में हो रहा है ना, कि हम वीट पर एक सब्सिडी दे रहे हैं। तो अगर हम वो सब्सिडी नहीं देंगे तो गवर्नमेंट प्रोड्यूस ही, ये सॉरी गवर्नमेंट कह रहा हूँ, फार्मर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही है, ताकि फार्मर का जो इंटरेस्ट है ये क्या हो जाए, फार्मर का जो इंटरेस्ट है ये प्रोटेक्ट हो जाए। देखिए मैं बड़ा हैरान होता हूँ ना कि जब क्लास खत्म होने वाली होती है या जब टाइम पूरा हो जाता है, तो यकायक अचानक ही स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाते हैं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह इसको फिर हम फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, तो वहां पे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके देन टेक केयर, फिर खुदा हाफिज।